स्टूडेंट्स, मैं आप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो पिछला वीडियो में हमने आपको 7 सिलेबस डिस्कस किया था क्लास 10th का और सब्जेक्ट इंग्लिश का। तो हमने उसका आपको सिलेबस अच्छे से बता दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। तो जिन भी बच्चों ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख ले हुए, ताकि आपको पता चल जाए कितने पोर्शन है और उसमें क्या क्या हैं और वो कितने कितने मार्क्स के हैं। तो आप उसको देखें फिर इस वीडियो पर आए। तो हम आज जो पोर्शन थे हमारे उसमें से हम आज एक पोर्शन लेने वाले हैं और वो है हमारे पास ग्रामर। क्या है? ग्रामर। हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ठीक है, ग्रामर में मैंने बताए थे 5 टॉपिक है। आप 5 टॉपिक कहाँ पे देख ले हुए? पिछले वाले वीडियो में सिलेबस को अच्छे से देखे पहले, फिर यहाँ पर आए। ठीक है, तो हम ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। कितने नंबर का है? 15 नंबर का। इसमें से टेंस जो था 4 नंबर का है। टेंस 4 नंबर का, टेंस का जो पार्ट है मैंने पढ़ा दिया है। आप शिवाय क्लासेस को जो देख रहे हो इस वीडियो को, तो नीचे आपको शिवाय क्लासेस का लोगो दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही सारे वीडियो नीचे आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो आप वहां से टेंस का वीडियो देख ले हुए। वो 4 नंबर का टेंस है और वो टेंस का वीडियो देखोगे तभी आज का टॉपिक आपको समझ आएगा। अदरवाइज देयर इज नो चांस टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले टेंस के वीडियो देख ले हुए पूरे और फिर इस टॉपिक पे आए, है ना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो आज हम दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं इसका, वो है नरेशन। क्या है? नरेशन पढ़ाने वाले हैं हम आज आपको। ठीक है, तो नरेशन होते क्या है पहले ये समझ ले हुए आप। नरेशन होते हैं स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोले तो कथन। कोई भी व्यक्ति जब कथन अपनी बात को रखता है सामने वाले के, तो कथन के रूप में, नरेशन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में ही रखता है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट है, नरेशन जो है वो 2 प्रकार से रखे जा सकते हैं। अब कैसे कैसे रखे जा सकते हैं, ये भी हमारे 4 नंबर का पार्ट है ना। 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें से भी, टेंस में से भी 4 आएंगे। टेंस का पार्ट मैंने पूरा करा दिया है, आप उसको अच्छे से देख लेना। अब देखो, ये है हमारे पास 2 पार्ट है इसके, है ना। अब इसको हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे ही अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सके और इंग्लिश में अपनी पकड़ को अच्छी कर सके। ठीक है, तो देखो इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। ठीक है, इसके 2 पार्ट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम में हमारे क्या आएगा? डायरेक्ट पोर्शन आएगा और हमें बनाना है इनडायरेक्ट पोर्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना सीखने से पहले थोड़ी सी नॉलेज ले लो आप इसकी, कि डायरेक्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं इसको देखो आप। रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, अब इसका जो पूरा होता है 2 पार्ट्स में होता है ना। जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमारे पास 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसको भी समझ लो आप एक एग्जाम्पल से। जैसे पहले ये देखो, डायरेक्ट में होता क्या है और इनडायरेक्ट में होता क्या है, इन दोनों में क्या असमानताएं हैं। तो देखो पहले ये समझ लो कि जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है, ये जो है ये 5 प्रकार से के सेंटेंस में हो सकता है। वो असर्टिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, इंपेरेटिव भी हो सकता है, ऑप्टेटिव भी हो सकता है और एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है। किस में? डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में जो
स्टेटमेंट है, नरेशन है, वो 5 सेंटेंस में हो सकता है। लेकिन हम जब बात करेंगे इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट में केवल एक ही सेंटेंस होगा, वो होगा असर्टिव। अब असर्टिव सेंटेंस में याद रखना, असर्टिव सेंटेंस दो होते हैं, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों मिलकर ही असर्टिव सेंटेंस कहला सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होगा वो या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव, इसके अलावा कोई तीसरा सेंटेंस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन हम बात करें डायरेक्ट की स्पीच की, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में पांचों में से कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है ना। तो अब डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, देखो इसमें बात को जो वक्ता है, जब वक्ता किसी श्रोता को बात कहता है तो वो जो श्रोता सुनने वाला है उसको बात को एज इट इज ग्रहण कर लेता है, सुन लेता है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जब वक्ता के द्वारा जो श्रोता ने सुना है, जैसे मैंने आपको अभी नरेशन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ा दिए, अब आपने इन नरेशन को किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी भाषा में उसको पढ़ाओगे अपने तरीके से। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे थोड़ी बोलोगे आप, तो उसको आप अपने तरीके से पढ़ाओगे या एक्सप्लेन करोगे तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता के द्वारा सीधे ही अर्थ ग्रहण कर लेता है, अर्थात एज इट इज वो उसको प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वो तो होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब हम चले जाते हैं इनडायरेक्ट पर, तो इनडायरेक्ट स्पीच पर ये होता है कि जब वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता ग्रहण कर तो लेता है, लेकिन उसी कथन को, उसी बात को, उसी स्टेटमेंट को तीसरे व्यक्ति को जब वो एक्सप्लेन करता है तो अपने अनुसार, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उसको बताता है, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। अब देखो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच होते क्या हैं, तो देखो इसका एग्जांपल देखिए बता देता हूं मैं आपको। ही सेज देयर इज अ लायन, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस क्या है हमारे पास, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट नहीं है, ये है डायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास ये। अब पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स है, एक ये और एक ये, है ना। तो अब ये जो इन्वर्टेड कोमा ये है, ये केवल कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहलाता है ये? रिपोर्टिंग स्पीच। इस स्पीच का दूसरा नाम है और है, स्पीच की जगह हम क्लोज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, याद रखना। तो जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच में जो ये मेन वर्ब है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पूरा क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारे क्वेश्चन कैसे आने वाला है एग्जाम में कि हमें डायरेक्ट स्पीच देगा, है ना, डायरेक्ट स्पीच देगा, इन दोनों को मिला के हमें क्या बनाना है? एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये इधर ही आए और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इधर ही भी आए। किधर भी आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसकी टेंशन न ले। आप केवल वीडियो को देखते रहे, समझते रहे और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करते रहे ताकि वो भी इसका घर बैठे स्टडी कर सके। तो ये थी हमारे बेसिक सी नॉलेज नरेशन के बारे में कि नरेशन क्या होता है। एक स्टेटमेंट होता है ना, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच 2 पार्ट्स होते हैं, ये बता दिया इसका उदाहरण। और इनडायरेक्ट में ये दोनों मिलकर एक बन जाते हैं। जैसे मैं ये है डायरेक्ट स्पीच और इसका बना देता हूं मैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका क्या हो जाएगा? ही से
यहाँ पर सेज आएगा ना, ही सेज कोमा दैट देयर इज अ लायन। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं किया, न तो यहाँ पर किया न टेंस में परिवर्तन किया, है ना। तो देखो इसका एक रूल है इसको चेंज करने का, थोड़ी सी बता देता हूँ, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे। कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग वर्ब तभी चेंज होती है जब इधर सेकंड फॉर्म आए। व्हाट एम आई सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक इधर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी ये चेंज नहीं होगा। सेकंड फॉर्म किसकी? पर्सन की। यानी सेकंड जो पर्सन है वो जब इधर नहीं आएगा तब तक ये चेंज। दो कंडीशन है इसकी चेंज होने की, या तो इसके साथ ऑब्जेक्ट मिले हमें फर्स्ट कंडीशन, या फिर इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इधर हमें क्या मिलना चाहिए? फिर क्या मिलना चाहिए? सेकंड पर्सन। तो देखो दोनों ही कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, ना तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है नहीं यहाँ पर सेकंड पर्सन आ रहा है, इसी वजह से ये चेंज नहीं होगी। अब इधर चेंज नहीं होगी इसलिए ऐसा कैसा लिख दिया। अब हम आए इधर, अब देयर इज अ लायन। अब यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टेंस चेंज होता है जब इधर सेकंड फॉर्म आए। इधर जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तब जाके इधर टेंस चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए टेंस चेंज नहीं हुआ, ऐसे कैसे ही ये आ गया। तो ये थी हमारे बेसिक्स सी नॉलेज, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। अब नरेशन को सीखने के लिए हमें 3 टेबल का आना आवश्यक है, बिल्कुल कंपलसरी है। वो तीनों टेबल आएगी तब जाके हमें नरेशन आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो मैं वो टेबल बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो देखो हम इसकी टेबल लेके बना दी है मैंने आपके सामने, है ना, टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक अगर सीखना चाहते हो तो पहले टेंस अच्छे से देख ले हुए, सीख ले हुए, जो याद करने की बातें हैं वो इसको याद कर ले हुए, क्योंकि उसके अभाव में आप कोई सा भी टॉपिक अच्छे से नहीं सीख पाओगे, बीच बीच में आपको परेशान होना पड़ेगा। तो एक बार आप टेंस को अच्छे से देख ले हुए। टेंस का पार्ट 2 और पार्ट फर्स्ट, उन दोनों में टेंस की मैंने डिटेल से जानकारी बता दी है कि किस प्रकार से टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितने भी तरीके होते हैं सारे बताए हैं मैंने उसमें। तो आप टेंस पार्ट फर्स्ट और टेंस पार्ट 2 तो कम से कम देख ही लो, है ना, ताकि बाकी सारे जो टॉपिक है उसमें हमें आसानी हो जाए। तो देखो टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास, या आप अच्छे से सीख पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही, उसी को एक बार और देखो कि जो फर्स्ट पर्सन है उसमें क्या आता है? आई और वी, और ये सब्जेक्ट होता है। इसका पजेसिव मतलब संबंध कारक, सब्जेक्ट मतलब कर्ता कारक, और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म कारक। तो आई वी, आई का पजेसिव माई, वी का अवर, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी और अस। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन में केवल एक ही व्यक्ति है हमारे पास, यू, योर, यू, है ना। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन में हमारे पास 4 है, ही, शी, दे और इट। इनके पजेसिव क्या होते हैं? हिज, हर, देयर, इट्स, और ऑब्जेक्ट हर, देम और इट, ठीक है। अब इस टेबल को अच्छे से देखोगे आप तो आपके माइंड में क्वेश्चन आने चाहिए कम से कम 3। अगर नहीं आ रहे तो मैं पूछ लेता हूं आपसे और उसके आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो देखो कि जो ये यू है हमारे पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। अगर मान लो किसी सेंटेंस में यू आ गया, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट मैटर कि वो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हर हर महादेव, है ना। तो ये हर हर महादेव जो दिख रहे हैं हमें, हर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हर पजेसिव भी है, हर ऑब्जेक्ट भी है ना। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि वो पजेसिव है या फिर वो ऑब्जेक्ट है? सेकंड वन क्वेश्चन। एंड लास्ट वन क्वेश्चन इज दैट इट और इट, देखो सेम है, सब्जेक्ट भी इट, ऑब्जेक्ट भी इट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे सब्जेक्ट? सेंटेंस में अगर इट मिल जाता है तो कैसे बताओगे आप कि वो सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक। तो देखो इसकी दूसरी टेबल है हमारे पास, क्या है? टाइम, टेबल ऑफ टाइम एंड स्पेस।
इसकी टेबल है हमारे, ये तीन टेबल है, इसकी तीनों टेबल आपको आना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपको जो टेंस है वो भी आने चाहिए ना। तो टेंस आप देख ले, टेंस का पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू, उसमें आपको टेंस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देखो दिस अगर आ जाता है इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में हम उसको बदल देंगे दैट में, दिस को दोज में, दियर को दियर में, नाउ को देन में, जस्ट को देन में, टुडे को भी दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो को नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे। इसी के बाद हैंस देंस, हैंस का मतलब यहीं से, यहाँ से या इसलिए, देंस वहाँ से उसलिए, टुनाइट दैट नाइट, थस सो, मस्ट को मस्ट में भी रख सकते हैं हम, मस्ट को हैड प्लस विथर्ड भी जाएगा और मस्ट को वुड हैव प्लस विथर्ड भी जाएगा। अब ये तीनों मस्ट आ जाएगा तो हमें करना कैसे है, तो देखो अगर मान लो मस्ट प्रेजेंट टेंस में आ रहा है तो मस्ट ही रहेगा, मस्ट अगर पास्ट टेंस में दिया है तो वो चला जाएगा हेड प्लस विथर्ड में, और मस्ट अगर फ्यूचर टेंस में आता है तो हम उसको बदल देंगे वुड हैव प्लस विथर्ड में। ठीक, तो ये टेबल भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब आखिरी टेबल की ओर। और इसकी जो तीसरी टेबल है टेंस की, वो आप टेंस के पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू में देख लो, ताकि आपको जो तीसरी टेबल फिर मैं लिखूंगा तो वो इजीली लर्न हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे जो वीडियो में टेंस के पार्ट डाले हैं 6, उसमें टेंस का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप अच्छे से देखो। उसमें मैंने टेंस की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसको क्या पहचान होती है और टेंस को कैसे पहचानते हैं। अगर ये चीज़ आप वहाँ सीख लोगे तो मैं जब यहाँ तीसरी टेबल जो टेंस की बनाऊंगा वो आपको एक बार देखते ही अच्छे समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो आप पहले उसको टेंस का पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू देख ले। कैसे देखोगे, जो ये वीडियो देख रहे हो आप, इसके नीचे शिवाय क्लासेस का लोगो दिख रहा होगा, शिव जी का तस्वीर है ना उसमें गोलाकार, उस पर आप टैप करो। टैप करते ही आपकी सारी वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर उसमें से आप टेंस पार्ट फर्स्ट और टेंस पार्ट टू को देख लेना। उसके बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। जिसने भी टेंस का पार्ट नहीं देखा उसको ये समझने नहीं आने वाले हैं। इसलिए अगर आप नरेशन को सीखना चाहते हो, क्योंकि नरेशन बहुत ही टिपिकल तो क्या है, टिपिकल भी है और डिफिकल्ट भी है, दोनों ही है। टिपिकल मतलब कठिन नहीं होता है, टिपिकल मतलब होता है विशेष। ये विशेष भी है और डिफिकल्ट कठिन भी है। तो ये इसको करने के लिए, सीखने के लिए हमारे पास टेंस की पूरी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इसको सीखना चाहते हो तो टेंस का पार्ट फर्स्ट और टेंस का पार्ट टू तो आप अवश्य देखो ही देखो। बाकी के 4 पार्ट आप धीरे धीरे देखते रहना, लेकिन ये दोनों पार्ट तो आपको देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आप उनको देखो, जब तक मैं उनको देख लो, फिर मैं उसके बाद आपके सामने तीसरा इसका जो टेबल है वो बनाऊंगा और नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। नरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये 1-2 वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला। कम से कम हम इसके 10 टॉपिक बढ़ाने पड़ेंगे, जब जाके हमारा ये नरेशन का टॉपिक पूर्ण होगा। तो आप चिंता मत करो, आपको पूरी डिटेल के साथ पढ़ाया जाएगा। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।